हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इकाई 5 के अंतर्गत हमें हिंदी कविता पढ़ना है। और हिंदी कविता का जब सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की कविताएं लगी हुई हैं। लेकिन हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को तोड़-तोड़ कर देखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको आदिकालीन और मध्ययुगीन हिंदी कविता में क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक हैं और कौन-कौन सी पुस्तकें लगी हैं, वो एकदम से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस केवल रोड मैप ही नहीं है, बल्कि उसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, वो परीक्षा में भी सीधे-सीधे सिलेबस से ही उठा लिए जाते हैं। तो जब आप सिलेबस देखते हैं तो उसको एक तरीके से एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए कि अ, जो चीज़ आप पुस्तकों में ना पढ़ पाएँ, उसको सिलेबस में एक बार ज़रूर देख लें, ताकि अगर सवाल आए तो आप वहाँ पर हल कर पाएँ। तो हमने सोचा कि आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी कविता में आपको क्या पढ़ना है, उससे आपका परिचय कराया जाए। फिर आगे के वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक हिंदी कविता के बारे में बातचीत करें। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आदिकालीन हिंदी कविता में आपको मात्र 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा, और इसको पढ़ना है पद संख्या 1 से 25 तक। तो आदिकालीन हिंदी कविता में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूजीसी नेट में ज़्यादा कविताएँ नहीं पढ़नी है। सिर्फ 3 कविताओं को पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक है। रेवा तट, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है और इसमें कुल 69 सर समय है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो समय में बटा हुआ है और 68 छंद है। इसको लेकर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन क्लियर कर लें कि 69 समयों में बटा हुआ है पृथ्वीराज रासो और 68 छंद है। रेवा तट जो है आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है, ये 27वां समय है। ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और आगे हम इसके टेक्स्ट पर भी बात करेंगे, व्याख्या सहित, और जो भी परीक्षोपयोगी तथ्य रहेंगे उन पर बात करेंगे। आप सिलेबस में बस देख लीजिए कि पृथ्वीराज रासो का 27वां समय रेवा तट आपको पढ़ना है। अमीर खुसरो के बारे में आपको पढ़ना है। तो अमीर खुसरो को पढ़ते समय आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो अमीर खुसरो से रिलेटेड आचार्य शुक्ल के क्या कथन रहे हैं वो सवाल पूछेंगे। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, इसके लिए स्पेशल कोई आपको टेक्स्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आप खोजेंगे तो अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां का टेक्स्ट अगर किसी आप अगर दृष्टि में खोजेंगे तो उसमें भी केवल पॉइंट वाइज ही दिया गया है। ठीक है, पूरा कवर नहीं किया गया जो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बार हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो कुछ कुछ नए सवाल अमीर खुसरो से आ गए। तो वो सवाल कहाँ से आ रहे हैं, हमने एक पीडीएफ ऑनलाइन ऐसे ही सर्च किया तो एक मुझे आमिर खुसरो पर पीएचडी की थीसिस मिली। तो उसको क्योंकि अब वो ओपन है, ऑनलाइन है और डाउनलोड हो जा रही है, तो कोई भी इसको कर सकता है। हमने किया है और आपको टेलीग्राम चैनल में इसको मैं भेज दूंगा, जिससे कि आप स्वतः भी पढ़ें और मैं भी खुसरो की पहेली और मुकरियां संबंधित कुछ वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो परिचयात्मक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो से संबंधित जानकारियां हैं वो तो आप अपने दिमाग में रखिए। विद्यापति की पदावली, अब विद्यापति की पदावली आप देखेंगे मार्केट में इसके नाम से कई अलग अलग लेखकों की किताबें आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है, स्पेशली दिया गया है कि डॉक्टर नरेंद्र झा की पुस्तक पढ़ना है और उसमें भी 1 से 25 तक के जो पद लगे हैं उनको पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप नरेंद्र झा की पुस्तक खरीद पा रहे हैं तो उसको खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। बाकी नहीं तो शिव प्रसाद सिंह और या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की भी पुस्तक है विद्यापति की पदावली से, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नरेंद्र झा की मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। और इस चैनल पर आपको आदिकालीन हिंदी कविता से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज लेक्चर बनाए गए हैं। अगर आपने थोड़ा भी समय दिया होगा तो जरूर उनको प्राप्त कर लिया होगा।
नहीं दिया होगा तो मैं इनके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। कम समय में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी विस्तृत पढ़ने के लिए इस बार हमने भी कोशिश की है कि टेक्स्ट के हिसाब से और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से कुछ नए नए और वीडियो लेक्चर्स लाए जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। अगर हम मध्यकालीन या फिर मध्ययुगीन हिंदी कविता की बात करें तो इसमें कई कवियों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें दो है। मध्ययुगीन जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भक्ति काल और रीति काल, दोनों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने दोनों को कवर किया हुआ है। तो भक्ति काल के अंतर्गत कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये दोनों आ गए। ये मतलब कितने लोग हैं? 5 लोग। इसके बाद रीति काल में आपके आ रहे हैं 2 लोग, बिहारी और घनानंद। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कवियों का नाम तो हमने पढ़ दिया, लेकिन ये कवियों के नाम नहीं है, बल्कि ये पुस्तकों के नाम है। कबीर नाम की पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने शुरू में बोला था कि सिलेबस इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑन द स्पॉट पूछ दिया जाए कि कबीर पर सबसे अच्छी बुक किसकी है, तो वहां पर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अनिवार्य रूप से बताना पड़ेगा। अगर इनका नाम आप नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब है कि कबीर को ठीक से आपने नहीं पढ़ा है। भले आप श्याम सुंदर दास और अन्य लोगों का नाम बताएं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपको अनिवार्य रूप से बताना पड़ेगा। तो कबीर जो पुस्तक आपको पढ़नी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित है उसको पढ़ना है, और इसमें पद संख्या 160 से लेकर 209 तक के पदों को पढ़ना है। अगली पुस्तक है जयसी ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नागमती वियोग खंड। और ये नागमती वियोग खंड आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़े होंगे, अगर यूपी बोर्ड से होंगे या फिर अन्य बोर्ड से, तो मुझे जहाँ तक याद है कि 11वीं 12वीं के कक्षा में भी इसको आप पढ़े होंगे। अगर यहाँ नहीं पढ़े होंगे तो आपको बीए में निश्चित तौर पर नागमती वियोग खंड पढ़ा होगा। अगर आपने एमए भी किया होगा तो एमए में भी ये नागमती वियोग खंड अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा टॉपिक जो है आपको बस रिवीजन करना है, उन बिंदुओं को ध्यान में रखना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं कि नागमती वियोग खंड की शुरुआत कहाँ से होती है, किन किन महीनों का वर्णन किया गया है, किस महीने में किस चीज का जिक्र किया गया है, और जो भी प्रतीकात्मक सवाल है कि कौन किसका प्रतीक है, कौन किसका प्रतीक है, इस टाइप से। बाकी जायसी के बारे में तो क्योंकि हम कविताओं पर बातचीत कर रहे हैं, टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल। अगली पुस्तक है भ्रमर गीत सार, जो कि सूरदास पर आधारित है, और इसके भी संपादक हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें पढ़ना आपको 21 से 70 पद। तो भ्रमर गीत सार जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 400 पदों को संकलित किया है, उसमें से आपको 21 से 70 तक के पदों को पढ़ना है, यानी कि लगभग 50 पदों को पढ़ना है। रामचरितमानस का उत्तर कांड पढ़ना है। तो ध्यान में रखिए कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, तो उस 7 कांड में से एक कांड को पढ़ना है, उत्तरकांड। तो अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तरकांड किस नंबर पर है, उसकी विषय वस्तु क्या है, खास विशेषताएं क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना। अगली पुस्तक है मीरा। मीरा नामक जो पुस्तक है वो है इसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इसके प्रारंभ से 20 पद आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो वैसे आप विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक जब देखेंगे तो उसका नाम है मीरा का काव्य, मीरा का काव्य, लेकिन सिलेबस में केवल मीरा दिया हुआ है। यूजीसी नेट के सिलेबस में कुछ कुछ त्रुटियां भी हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीरा से संबंधित विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक को पढ़ना है, प्रारंभ से 20 पद। अगली पुस्तक है बिहारी सतसई, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी सतसई के दोहों को लेकर भी अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। कोई 719 मानता है, कोई 713 मानता है, कोई 700 मानता है, ठीक है। इस तरीके से सबके अलग अलग इसमें संख्याओं को लेकर मान्यता है।
ठीक है, तो ये भी सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो पुस्तक है उसमें कुल कितने दोहों को माना गया। ठीक है, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी बिहारी शब्द से ही ये 1 से 50 जो दोहे हैं उनको आपको व्याख्यात्मक रूप से उनके शाब्दिक अर्थों को ध्यान में रखना है। अलंकार, खासतौर से बिहारी के दोहों में अलंकार की प्रधानता है, अलग अलग अलंकार हैं जो कि अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। अगली पुस्तक है घनानंद कवित, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ मिश्र जिसके संपादक हैं घनानंद कवित, और इसको आपको पढ़ना है, कवित पढ़ना है 1 से 30 तक। तो घनानंद कवित अगर आपके पास पुस्तक होगी तो पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सही मायने में आप देखें तो आपको इन सारे कवियों को पढ़ने के लिए अलग अलग बुक आपके पास होनी चाहिए। लेकिन फिर वही समस्या उत्पन्न होती है कि आपको तो बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब पढ़ना है जिसमें कि ये पूरा मिल जाए। तो आप मार्केट में देखें, कुछ किताबें हैं, खासतौर से मैं दृष्टि का बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, इसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, कुछ कुछ पॉइंट्स को उठा लिया है। ठीक है, जिससे कि आपका काम चल जाए, तो उससे काम आप चला सकते हैं। लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर और लगातार एनटीए एग्जाम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नए प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि हर बार तो एक ही टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे। वैसे भी आप देखते हैं कि परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसमें कुछ कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो हमने भी अपने स्तर पर इन सभी कवियों और रचनाओं की विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर पिछली बार बनाए हुए थे, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी कविता इकाई 5 के अंतर्गत आदिकालीन हिंदी कविता और मध्यकालीन हिंदी कविता में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन कवियों को पढ़ना है, और जो भी कवि लगे हुए हैं उनके ऊपर किन किन आलोचकों ने पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों के बारे में हमने बताया। उम्मीद है कि यूनिट 5 आदिकालीन हिंदी कविता और मध्यकालीन हिंदी कविता दोनों क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ गई होंगी कि हमको किन किन कवियों को पढ़ना है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, और लगातार आप तैयारी करते रहिए। हम भी अपने स्तर पर आपको बदलते हुए पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे, नोट्स भी लेकर हाजिर होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।